हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और उसके अंदर जो हमारा यूनिट 10 है टैक्सेशन, उससे रिलेटेड। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस जो हैं सब्जेक्ट के लिए 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पेपर 1 के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, लाइफ साइंसेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना। और बाकी जो बैचेस हैं वो फिर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद स्टार्ट होंगे। हमारा 16 तक जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो अगर आप जून 2025 के लिए और दिसंबर के लिए या अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए ये जो नंबर है हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, इन पे आप या तो मैसेज करें या तो कांटेक्ट कर लें। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने इनकम टैक्स के बारे में एक वीडियो लेक्चर देखा है पहले। ठीक है। अब देखिए, इनकम टैक्स की बेसिक बातें हमने देख ली। अब अगर आपको टैक्स का डिसाइड करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो बहुत ही बेसिक है। इसके बिना आप क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें जो पहला कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, यानी आप हिंदी में बोलेंगे गत वर्ष। ठीक है। और दूसरा है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। इसे आप बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष। ठीक है। तो गत वर्ष आप किसे बोलेंगे? गत वर्ष वो वर्ष है, ठीक है, गत वर्ष किसे बोलेंगे? जिस वर्ष में आपने आय अर्जित की हो, जिस वर्ष में आपने आय कमाई हो। ठीक है। नाउ जो हमारा टैक्स का निर्धारण वर्ष होता है वो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को है। ठीक है ना। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 30 मार्च को आके खत्म हो जाता है। 31 मार्च, सॉरी। ठीक है। तो 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया वित्तीय वर्ष। तो मान लीजिए अभी चल रहा है सपोज 2022-23। ठीक है। मान लीजिए ये चल रहा है। तो आपका गत वर्ष क्या हो जाएगा? जिस वर्ष में आपने कमाई की हो, गत वर्ष हो जाएगा आपका 2021-22। इसमें आपने जो कमाई की है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 2022-23 वाले में। ठीक है। तो ये जो ईयर है ये आपका हो जाएगा कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर, और ये हो जाएगा आपका गत वर्ष। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है ठीक 1 साल पहले वाला। ठीक है। अच्छा, उसी तरह हम लोग असेसमेंट ईयर को क्या लिखेंगे? कर निर्धारण वर्ष, जिस वर्ष में आयकर का निर्धारण किया जाता है। जिस वर्ष में आयकर का निर्धारण किया जाता हो उसे आप बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है। हमने उदाहरण देख लिया, जैसे ये हमारा चालू है 22-23 जो है हमारा, ये यहाँ पे हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। और 21-22 जो हो गया जिसमें आपने कमाई की थी, ये हो गया हमारा गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पिछले साल जो कमाई की हो उसका टैक्स आपको अगले साल देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। कभी कभी उसी साल भी देना पड़ सकता है। और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद। इसके कुछ अपवाद भी है।
तो अपवाद कौन कौन है ये आप देखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है ना। अपवाद में मतलब क्या है, गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होना। गत वर्ष की आय का, गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होना, ठीक है। इसमें पहला है, अगर कोई कंपनी जो है उसका शिप बंदरगाह में आया हुआ और वो अपना यहाँ माल डिलीवर करने के बाद वो निकल जाए, तो फिर उस शिप को कहाँ ढूंढते रहेगी सरकार। तो उसको जब आएगा, हमारे बंदरगाह पे रुकेगा, अपना माल डिलीवरी करने के बाद जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट चाहे जो भी अर्न उसने किया हो उसका टैक्स उसी समय लग जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे अनिवासी, अनिवासी जुड़ा होगा जहाजी कंपनी की आय, जहाजी कंपनी की आय। कोई दूसरे देश का जहाज, अपने देश का नहीं, अपने देश का है तो किस धारा के तहत, आप धारा भी याद रखिएगा, 172 ऐसा लिखा रहता है इंग्लिश में, अंडर सेक्शन, ठीक है, यूएस अंडर सेक्शन 172, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा जो है, अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली भारत को छोड़ के जा रहा है या बहुत लंबे समय के लिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसको उसी साल अपना टैक्स चुकता करके जाना होगा। उसको लिखेंगे भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, जाने वाले व्यक्तियों की आय। किस सेक्शन में टैक्स पेएबल होता है, तो धारा 174। आप ये सेक्शंस को याद रखेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंडर सेक्शन 174। तीसरा जो कैटेगरी है, ये लिखेंगे, जैसे कभी कभी क्या है ना, कोई व्यक्तियों का संघ बनाया जाता है या व्यक्तियों का निकाय बनाया जाता है या कोई कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति बनाई जाती है, आर्टिफिशियल जुडिशरी बॉडी, ठीक है, उसको उसी साल अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी विशेष कार्य, क्योंकि ये सब जो है ना, ये चीजें काम पूरा होने के बाद ये भंग हो जाती है, इसलिए किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित, के लिए स्थापित व्यक्तियों के संघ, क्या आपने लिखा, व्यक्तियों के संघ, ठीक है, अथवा व्यक्तियों के निकाय, व्यक्तियों के निकाय, ठीक है, अथवा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति की आय, इन सबको उसी साल में टैक्स देना पड़ेगा जिस साल में कमाई की हो। ये 174 ए के अंदर आता है। नाउ मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति जो है किसी दूसरे के नाम हस्तांतरित कर रहा हो, कर बचाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, तो उसको उसी समय अपना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। कर बचाने के लिए संपत्ति के, संपत्ति के हस्तांतरण, हस्तांतरण से आए, किस धारा के तहत ये है, धारा 175 के तहत, ठीक है। अगला जो ये है वो है, कोई बिजनेस घाटे में चल रही हो और उस साल बंद हो गई, ठीक है, तो उसको अपना टैक्स वगैरह जो है उसी साल में पूरा कर देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बंद हुए व्यापार की आय, बंद हुए व्यापार की आय, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इन पांचों को आप याद रखेंगे अच्छे से। क्यों, क्योंकि ये जो है इन पांचों में
आपका जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये सेम हो जाता है। जिस साल में कमाया है उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। गत वर्ष और कर करारोपण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष सेम हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब आइए, अगर आपको कर पे करना है, कर देना है, तो आपको पता होना चाहिए आपकी टोटल आय जो है वो कितनी बनी है। तो नया हेडिंग हम लोग लिखते हैं, कुल आय कैसे निकालेंगे, यानी टोटल इनकम। क्योंकि ये कुल आय ही है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, कुल आय पर ही कर लगाया जाता है। एक है टोटल इनकम और एक आपका ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम पे नहीं लगता, आपका क्या लगता है, टोटल इनकम पर ही टैक्स लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम पे, यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सकल कुल आय पे जो डिडक्शन करते हैं, कटौतियां करने के बाद जो निकल कर आता है उसे बोलते हैं आप कुल आय, टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पे जो है टैक्स लगाया जाता है, ना कि इस पे। क्लियर? तो इसके अब कुछ शीर्ष हैं जिसपे हम देखेंगे कुल आय कैसे निकालेंगे। तो कुल आय निकालने के लिए आपको टोटल जो है ना 5 हेड्स ऑफ इनकम जानने पड़ेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम मतलब आय के 5 शीर्ष। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हेड आते हैं पहले आप देखें। पहला जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब वेतन से आए। ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपका सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक ये डिफाइंड है। ठीक है, धारा 15 से लेके 17 तक। दूसरा जो है हेड है वह आपका मकान संपत्ति से होने वाली आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से होने वाली आय, ये किस किस सेक्शन में डिफाइन है, तो ये आपका सेक्शन 22 से लेके 27 तक। तीसरा जो है वह है व्यवसाय अथवा पैसे का लाभ। आप जिस प्रोफेशन में हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो ये सेक्शन 28 से लेके 44 तक में ये डिफाइंड है। चौथा जो है, आपने कैपिटल पे गेन किया हो जिसे बोलते हैं पूंजीगत लाभ। ठीक है, ये जो है आपका सेक्शन 45 से लेकर, ये जो है आपका सेक्शन 45 से लेकर 55 तक डिफाइंड है। तो जो पांचवा शीर्ष है वो है अन्य स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों से आय। इसमें आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये सेक्शन 56 से लेके 59 तक ये डिफाइंड है। ठीक है, तो ये टोटल इनकम के 5 हेड्स हैं, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
और इनके सेक्शंस भी बगल में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा आय का स्रोत आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे ना मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल सकते हो कभी कि हम तो इस टाइप का बिजनेस कर रहे थे, इस टाइप का काम कर रहे थे जिसमें मेरा जो इनकम हो रहा हो वो इसमें डिफाइन ही नहीं, क्योंकि कुछ वैसा काम हो तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अन्य स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको किसी न किसी हेड के अंदर वो इनकम का सोर्स मिल ही जाएगा जिसमें आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो है ये मेन हेड्स हैं। अब देखिए, अब कैसे निकालेंगे थोड़ा एक बार देखिए, हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं टोटल इनकम का। तो थोड़ा आप ऊपर ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हिंदी वालों को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश ना जानना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। मान लीजिए हम लोग असेसमेंट ईयर लिखे हैं 2023। ठीक है, अब इधर लिखेंगे विवरण, पार्टिकुलर्स, और इधर लिख देंगे अमाउंट। इसमें पहला लिखेंगे सैलरी से होने वाली इनकम, यहाँ पे अमाउंट आ गया। दूसरा आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से होने वाली आय, इसका जो अमाउंट है यहाँ लिखेंगे आप। तीसरा जो था वो था कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ। नहीं, तीसरा था प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, है ना। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इससे जो इनकम हुआ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। कैपिटल गेन को आप यहाँ लिखेंगे। फिर पांचवा लिखेंगे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आए, उसे आप यहाँ लिखेंगे। इन सब से हुई कमाई को जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सकल कुल आय। अब इतना करने के बाद आप इन पर डिडक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो डिडक्शन जो है ना वो भी कुछ हेड्स के अंदर आते हैं, कितनी कटौतियां की जाएंगी। जो डिडक्शंस का हेड है वो है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। ये भी आप याद रखें, कहां से 80C के लेके 80U तक। इसमें जो भी डिडक्शन है, सैलरी पे डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी पे जितना भी है, सारे के सारे यहाँ डिफाइंड है। उसमें से घटाने के बाद जो आपका फाइनल बचेगा वही होगा आपका टोटल इनकम, यानी कुल आय। और यही जो अमाउंट होगा यहाँ पे निकल के आएगा, यही आपका टैक्सेबल होगा जिसपे आपको कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे आपको कर नहीं देना है, आपको टोटल इनकम पे ही टैक्स लगता है। ठीक है, अब जो टैक्स रेट है, एक तो जनरल स्लैब होता है जो हर एक साल डिफाइन होता है, लेकिन कुछ क्या है ना, कुछ कर वाले जो स्लैब्स हैं वो बदलते नहीं है टैक्स रेट के, वो जनरल बोला जाता है। एक साल, एक तो हो गया कि हर एक साल आपका जो है टैक्स स्लैब आता है। तो कुछ टैक्स रेट है जो आपको याद रखना है, ये जनरल रेट्स हैं कुछ जो चेंज नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है ना, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, साझेदार पार्टनरशिप फॉर्म है,
तो उस पर जो इनकम होगी उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई विदेशी फर्म है, विदेशी कंपनी है, उसको अपने इनकम का 40% देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि जो 365 दिन तक, मतलब एक साल से पहले तक, ठीक है, उस पे आपने जो गेन किया है उस पे अंडर सेक्शन 111 ए आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 111 ए। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब एक वर्ष से ज्यादा, 2 3 4 5 जो भी ये डिफाइंड रहता है वहां पे, है ना, उस पे अगर आपने जो भी लाभ अर्जित किया है उस पर आपको 20% का कर देना है। अगर लिस्टेड शेयर है, गेन्स फ्रॉम लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, ठीक है, उस पे जो लगेगा वो है 10%। अगर आपने कोई लॉटरी जीती हो, विनिंग लॉटरी, कोई क्रॉसवर्ड पजल जीता हो, ऐसे पेपर में आते रहते हैं, कोई क्रॉसवर्ड पजल जीता हो, कोई घुड़दौड़ जीती हो, घोड़े का रेस, ठीक है, तो उस पे जो है ना आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 30%। फिर अगर आपने कोई, आपको कोई डिविडेंड मिला हो, लाभांश मिला हो, तो जो भी डिविडेंड रिसीव्ड होगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ये 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 10 लाख से ऊपर है तो उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है हमारे स्पेशल रेट्स, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आपको ये जनरल रेट याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म के लिए, साझेदारी फर्म के लिए 30%, विदेशी फर्म के लिए 40%। आपको इनकम के टोटल हेड्स याद रखने हैं, किस अमाउंट पे टैक्स लगता है वो याद रखना है। ठीक है। कब कब फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर है और आपका प्रीवियस ईयर सेम हो जाता है वो याद रखना है, एक्सेप्शन, और उसके एक्सेप्शंस को भी याद रखना है, ये हमारे एक्सेप्शन थे 5। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, और हमारे जो नए बैचेस हैं उन्हें ज्वाइन करें अगर आप अपना नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।